नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम जानकारी के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीएसपी कार्यालय में चल रही बैठक समाप्त हो गई है। मायावती ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में प्रदेश, मंडल, जिला स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहे। मायावती ने बैठक में पदाधिकारी को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनाधार को हर स्तर पर बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई है। साथ ही प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी को लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बुनियादी सुविधाओं के प्रति सरकार अनदेखी कर रही है। बीजेपी सरकार की अनदेखी चिंताजनक है। मायावती ने कहा है कि खामियां छिपाने के लिए बीजेपी ध्यान भटका रही है। इसके साथ ही उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि धार्मिक विवाद को जानबूझकर शय दे रही है बीजेपी। तो बैठक हुई। बैठक में प्रदेश, मंडल, जिला स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहे। बीएसपी कार्यालय में ये बैठक अब समाप्त हो चुकी है। सुबह 10:30 बजे ये बैठक का समय था। मायावती ने इस दौरान बैठक में पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मायावती ने इस बैठक में पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जनाधार को हर स्तर पर बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खामियां छिपाने के लिए बीजेपी ध्यान भटका रही है। धार्मिक विवादों को जानबूझकर शय दे रही है बीजेपी सरकार। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार की अनदेखी पर भी चिंताजनक बताया। इसके साथ ही उन्होंने बुनियादी सुविधाओं के प्रति सरकार की अनदेखी को लेकर उन्होंने निशाना साधा। तो इस बैठक में बीजेपी कार्यालय में चल रही बैठक समाप्त हो चुकी है। इस बैठक में हर जिले के प्रभारियों को बुलाया गया था। हर एक जिले के अध्यक्ष को भी बुलाया गया था। इस दौरान मायावती ने प्रभारियों को निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा है। इसके साथ ही बुनियादी सुविधाओं के प्रति सरकार अनदेखी कर रही है। बीजेपी सरकार की अनदेखी पर चिंताजनक बताया है मायावती ने। खामियां छिपाने के लिए बीजेपी ध्यान भटका रही है। इसके साथ ही धार्मिक विवादों को जानबूझकर शय दे रही है बीजेपी सरकार पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा। तो आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रियम पाठक लखनऊ से जुड़ चुके हैं। प्रियम, ये बैठक में किस तरह का मायावती की तरफ से बात रखी गई? उन्होंने क्या निर्देश दिए जनप्रतिनिधियों को? बिल्कुल दीक्षा, देखिए 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल अब गरमाने लगा है और लगातार सियासी पारा भी चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सभी राजनीतिक दलों के बीच में गहमा गहमी बढ़ गई है। बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, चाहे वो बसपा हो, सपा हो या फिर बीजेपी हो। सभी दल अब लगातार बैठकें कर रहे हैं। पदाधिकारियों को अपने निर्देशित कर रहे हैं कि किस तरीके से, किस रणनीति के तहत जनता के बीच में जाकर अपना जनाधार जो है उसको बचा कर रखना है और बाकी जिन सीटों पर हार हुई है उन सीटों पर जनाधार को कैसे बढ़ाना है। और उसी के चलते आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक अहम बैठक प्रदेश मुख्यालय पर जो है ये बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता मायावती कर रही थी। और इस बैठक में उन्होंने साफ तौर पर अपने पार्टी के पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनाधार को कैसे बढ़ाया जाए। जनता के बीच में जो पार्टी की एक समय छवि हुआ करती थी, जो लोगों का जुड़ाव था, उसको वापस कैसे लाया जाए, इस पर कार्य करें सभी पदाधिकारी। आज की इस बैठक में प्रदेश के सभी मंडलीय कोऑर्डिनेटर, इसके अलावा जिला कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्ष बीएसपी के वो शामिल होने के लिए पहुंचे थे। और उसके अंदर इन सभी मुद्दों को लेकर चर्चा करी गई है। 2024 के चुनाव के लिहाज से ही सभी चीजों पर विशेष तौर पर फोकस रखा गया है। इसके अलावा मायावती ने बीजेपी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि धार्मिक मुद्दों को लेकर बुलडोजर जैसे मुद्दे, धार्मिक मुद्दों को उठाकर विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम जो है वो सरकार कर रही है। इस तरीके की चीजें प्रदेश के विकास में कहीं ना कहीं रुकावट है। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो महंगाई है वो अब लगातार बढ़ती जा रही, जो आम लोग हैं वो महंगाई से त्रस्त हैं, मजबूर हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो निर्यात होता था, आयात होता था, उसमें बड़ा अंतर आया है और इस वजह से जो व्यापार है उस पर खासा प्रभाव पड़ा है। 5 महीने में सबसे निचले स्तर पर इस समय निर्यात जो है वो हुआ है और उसका साफ तौर पर कहीं ना कहीं असर व्यापारियों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इन सभी चीजों को लेकर उन्होंने सरकार को भी घेरा, अपनी बातों को भी कहा और कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वो जाएं, ग्राउंड जीरो पर जाकर काम करें। अभी से ही 2024 की जो सियासी जमीन है उसको मजबूत करने में लग जाएं, क्योंकि माहौल अब पूरी तरीके से बन चुका है, समय बहुत कम बचा हुआ है। अपनी रणनीति को बनाएं, वहाँ की क्या रिपोर्ट्स कहती हैं, क्या वहाँ के जाति समीकरण है, क्या क्षेत्रीय समीकरण है, इन सभी चीज़ों को लेकर वो मंथन करें, अपनी रिपोर्ट तैयार करें और अपनी रिपोर्ट को जो है वो प्रदेश मुख्यालय पर जो है पार्टी के वो सबमिट करें और उसके आधार पर विश्लेषण किया जाएगा। इसके अलावा अन्य पार्टियों के क्या समीकरण वहाँ बनते
हुए दिखाई दे रहे हैं। जो मतदाता है उसके साथ में संवाद करें, उसके साथ में जुड़े, जाकर उसको बताएं कि सरकार ने जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया गया है, जो बातें कही गई थी उनको पूरा नहीं किया गया, और किस तरीके से लगातार लोगों के जो विकास के मुद्दे हैं उनसे अनदेखी की जा रही है। तो इस तरीके की बातें आज मायावती ने साफ तौर पर इस बैठक में कही हैं। पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो जाएं, लोगों के साथ में संवाद स्थापित करें और पार्टी के खोए हुए जनाधार को वापस लेकर आएं। पार्टी की जो छवि थी उसको वापस उस तरीके से लेकर आना है। चूंकि अगर आप देखें 2007 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो बसपा पूर्ण बहुमत के साथ अपने दम पर सत्ता में काबिज हुई थी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जहां पर 403 विधानसभा की सीटें हैं। लेकिन लगातार उसके बाद से आप देखें तो पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो गिरता रहा है। परफॉर्मेंस ग्राफ जो है उसमें लगातार डिक्रीशन जो है वो देखने को मिली है, चाहे वो 14 के इलेक्शन रहे हो, 17 के इलेक्शन, 12 के इलेक्शन, 19 के लोकसभा के चुनाव रहे हो, या फिर अभी हालिया में हुए 2022 के विधानसभा के चुनाव। लेकिन अब मायावती एक बार फिर से एक्टिव हुई हैं। उन्होंने कहा है कि अभी तक जो समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो रुझान दिख रहा है उसके हिसाब से बसपा किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी, बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी और सभी सीटों पर चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। और इसको लेकर बसपा ने अभी से कमर कस ली है। सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कहा जा रहा है कि सभी तैयारियां पूरी करें, समय रहते सभी तैयारियों को अंतिम रूप भी जो है वो दिया जाए, और ताकि 2024 के चुनाव में जो परिणाम आए वो पार्टी के पक्ष में आए। उन सीटों पर विशेष तौर पर फोकस किया जाए जिन सीट पर 2019-2014 के चुनाव में जीत का अंतर जो मार्जिन था वो 10,000 से 15,000 के से कम का था, तो उस पर विशेष तौर पर फोकस किया जाए। उस मार्जिन को इस बार पूरी तरीके से शून्य कर पार्टी को उन सीट पर जीत दिलाने की जो है वो रणनीति बनाई जाए। दीक्षा, प्रियम, मायावती ने बीजेपी पर जानबूझकर धार्मिक विवादों को शय देने का आरोप लगाया है। बिल्कुल दीक्षा, देखिए आज जिस तरीके से ये बैठक हुई और मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि धार्मिक मुद्दों को उठाया जा रहा है, बुलडोजर जैसे मुद्दों को लाया जा रहा है जो अनर्गल हैं, इसकी वजह से प्रदेश के विकास में रुकावट होती है। विकास के मुद्दों पर चर्चा ना हो, जो वादे किए गए थे चुनाव से पहले उन पर चर्चा ना हो, इसलिए बीजेपी सरकार इस तरीके के मुद्दों को उठाती है, उनको बढ़ावा देती है, उनको सह देती है और प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। और सबके पीछे की वजह है कि असल मुद्दों पर चर्चा ना हो सके। दीक्षा, प्रियम, मायावती आखिरकार आगामी चुनावों को लेकर किन मुद्दों को लेकर ये पदाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि इन मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता से संवाद किया जाए? दीक्षा, जैसा कि मैंने बताया, देखिए जो मुद्दे हैं उसमें महंगाई को लेकर है, लगातार बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार के मामले जिस तरीके से आए हैं, कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने घेरा, धार्मिक मुद्दों को लेकर जिस तरीके से माहौल खराब करने की कवायद की जा रही है ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना है। इसके अलावा चुनाव से पहले जो सरकार ने वादे किए थे, पार्टी ने जो वादे किए थे कि हम सत्ता में आएंगे तो ये बातें की जाएंगी, उनका रियलिटी चेक किया जाए, उनसे जनता को रूबरू कराया जाए कि उन वादों का क्या हुआ, उन वादों पर क्यों नहीं सरकार ने कोई एतबार किया, क्यों नहीं उनको धरातल पर उतारा गया। तो वो मुद्दों को उठाया जाए। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, इसके अलावा धार्मिक विवादों को लेकर मुद्दा है, धर्मांतरण के जो मुद्दे हैं, ये ऐसे मुद्दे उठा रही है सरकार जिनके जरिए विकास पर और असल मुद्दों पर वार्ता ना हो सके। तो इन मुद्दों से ध्यान हटाते हुए असल जो मुद्दे हैं उस पर जनता का ध्यान लाना है और इन मुद्दों को जनता तक पहुंचाना है कि वो विकास पर चर्चा करे, वो बेरोजगारी पर चर्चा करे, वो शिक्षा पर चर्चा करे, वो उत्तर प्रदेश के अंदर विकास को लेकर क्या मॉडल सरकार का है, देश का क्या मॉडल है उस पर चर्चा करे, आयात निर्यात कैसे घटेगा बढ़ेगा इस पर चर्चा की जाए और उसका साफ तौर पर आम लोगों को फायदा कैसे मिले इस पर होना चाहिए चर्चा। महंगाई लगातार बढ़ती हुई जा रही है, व्यापारियों को नुकसान काफी हो रहा है, तो इन सभी चीजों को लेकर चर्चा की जाए ताकि उसका फायदा आने वाले चुनाव में पार्टी को मिल सके। तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रियम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। वे पहले ही कह चुके हैं कि भाजपा गठबंधन एनडीए का मुकाबला पीडीए फॉर्मूले के जरिए करेंगे। सपा प्रमुख के पीडीए का मतलब पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक है। इसी की रणनीति के तहत वे 24 के रण में उतरेंगे। सपा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। अखिलेश यादव स्वयं प्रदेश के कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। वहीं आज बुधवार को सपा प्रमुख ने अपने पीडीए फॉर्मूले को लेकर एक ट्वीट किया और कहा कि पीडीए मूल रूप से पिछले, दलित और अल्पसंख्यक के शोषण, उत्पीड़न और उपेक्षा के खिलाफ उठती हुई चेतना व समान अनुमति से जन्मी उस एकता का नाम है जिसमें हर वर्ग के वे लोग भी शामिल हैं जो मानवता के आधार पर इस तरह की नासमझी के खिलाफ है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सब इसमें जुड़े।
तो लोकसभा को लेकर अखिलेश ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जिसमें हर वर्ग के वो लोग भी शामिल हैं जो मानवता के आधार पर तो वहीं दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिन से बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। मौसम का मिजाज बदलने से एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली तो वहीं कई इलाकों में बारिश मुसीबत बनी है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भारी बारिश के चलते सड़कें दरिया बन गई हैं। तेज बारिश के चलते सड़कों पर 2 फीट से ज्यादा पानी भर गया है, जिससे गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ी है। गाड़ियां पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही है। आज सुबह गुरुग्राम में हुई तेज बारिश और उसके बाद यहां के फोटो और वीडियो से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश के बाद हाईटेक से सिटी का क्या मंजर है। कुछ घंटों की बारिश में गुरुग्राम का बुरा हाल हो गया है। तो गुरुग्राम में बारिश के चलते घंटे तो बरसात हुई भी नहीं है, रुक रुक के बरसात हुई है, बीच में हुई फिर रुक गई, फिर बरसात हुई थोड़ी सी, और इतनी ज़्यादा बरसात नहीं है जितना बुरा हाल है। समस्या ये है कि निकासी नहीं है पानी का। अगर ये निकासी होती तो ये इतनी बुरी हालत नहीं होती। आप देखिए गाड़ियाँ रुकी पड़ी है, मतलब इस छोटी सी बरसात में रुक गई। अगर 4-5 घंटे की बरसात होती यहाँ अभी तो आज की डेट में अभी देखें, आज भी स्कूल बंद चल रहे हैं। जब स्कूल खुले होते हैं और ये बारिश आती है, यहाँ पे क्रेन से आप पीछे मेरे देख रहे होंगे गाड़ी खिंचवा रहे हैं, ऐसे ही स्कूल की बस बच्चे बैठे होते हैं, क्रेन से खिंचवाते हैं यहाँ से। हमें बहुत बुरा लगता है देखते हुए, ऐसे कुछ भी हादसा हो सकता है, मगर प्रशासन को कोई सुनवाई नहीं है। अपना सब सो रहे हैं, आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जहां पूरी दुनिया में लोग योग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं तो वहीं पठानकोट में समाजसेवी संस्था की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें आर्मी के जवानों के साथ स्थानीय लोगों ने एक मंच पर एकत्रित होकर योग दिवस मनाया और सबको स्वस्थ रहने के योग करने का संदेश दिया। तो आज देश भर में योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसके चलते पठानकोट में भी योग दिवस का आयोजन किया, जिसमें समाजसेवी संस्था ने इस आयोजन किया। आर्मी के साथ स्थानीय लोग शामिल हुए। योग के जरिए उन्होंने स्वस्थ रहने का संदेश दिया। तो देश भर में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। लोगों ने योग किया, साथ ही उन्होंने कई मंत्रियों ने योग किया, इसके साथ ही उन्होंने योग करने का लोगों को संदेश भी दिया। इस दौरान पठानकोट में योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें समाजसेवी संस्था ने इस आयोजन को किया। इस दौरान आर्मी के साथ स्थानीय लोग भी शामिल हुए। इसके साथ ही योग के जरिए दिशा स्वास्थ्य रखने का उन्होंने संदेश दिया। उधर मुरादाबाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्ग के योग को लेकर दिए बयान पर कहा कि योग स्वस्थ रहने का एक माध्यम है और इसे किसी धर्म से जोड़कर ना देखा जाए। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाली सदी तक ये हम लोग पहुंचे, योग को अपना दिनचर्या का हिस्सा बनाएं एक व्यक्ति और एक व्यक्ति हमारी जो विरासत है, यदि हम भारतीय हैं, हम उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम करें। हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम सब के लिए, सभी भारतीयों के लिए सरकार की ओर से ये गर्व का विषय है। संदेश प्राप्त हो रहे हैं और स्वच्छता के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में योग के लिए हो, यूएनओ ने स्वयं आनंद के लिए हो, समाज के कल्याण योग के लिए दिवस हो, को जन कल्याण के लिए हो, देश के कल्याण स्वीकार के लिए किया हो, है। देश को आगे बढ़ाने के लिए हो। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 22 और 23 जून को अमेठी के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान स्मृति ईरानी जगदीशपुर विधानसभा के करीब 1 दर्जन से अधिक न्याय पंचायत स्तर बूथों पर जनसंवाद करेंगी और जनसंवाद के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनेगी। साथ ही इस क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। तो स्मृति ईरानी का 2 दिवसीय अमेठी दौरा है। 22 से 23 जून को अमेठी में रहेंगी स्मृति ईरानी। इस दौरान न्याय पंचायत स्तर बूथों पर वो जनसंवाद करेंगे। आगरा के पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निहाल सिंह जैन का मंगलवार देर रात निधन हो गया। वह 84 साल के थे और काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बता दें कि उनके बाबा सेठ अचल सिंह आगरा से 5 बार कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए थे। उनके परिवार की नेहरू गांधी परिवार से काफी नजदीकी थी
उन्होंने राजीव गांधी के चुनाव में बूथ प्रबंधन संभाला था। बता दें कि निहाल सिंह जैन की इच्छा के अनुरूप मृत्यु के बाद उनका नेत्रदान कराया गया। उनकी शव यात्रा आज दोपहर 1 बजे फतेहाबाद रोड स्थित TDI मॉल के पास स्थित निवास से विद्युत शवदाह गृह ताजगंज के लिए प्रस्थान करेगी। तो पूर्व सांसद निहाल सिंह जैन का निधन हो गया। 84 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। तो आगरा में 84 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। कांग्रेस के साथ उनकी काफी नजदीकियां थी। पूर्व सांसद निहाल सिंह जैन का निधन हो गया। उन्होंने 84 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। कुरुक्षेत्र में वसुधैव कुटुंबकम की थीम के साथ 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जहां विश्व योग दिवस पर ब्रह्मसरोवर के पुरुषोत्तम बाग में विधानसभा अध्यक्ष और थानेदर के विधायक योग करते दिखाई दिए। आपको बता दें कि जल स्तरीय कार्यक्रम ब्रह्मसरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में आयोजित किया गया। तो कुरुक्षेत्र में भी आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। पुरुषोत्तमपुरा बाग में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद रहे। आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पूरी दुनिया में बड़े चाव से, बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। योग हमारी पुरानी पद्धति है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने योग के माध्यम से आज तक चाहे किसी भी बीमारी का उपचार वो करते रहे हैं। योग की विधा किसी एक धर्म, जाति या किसी भी एक अन्य समुदाय के लिए नहीं, सभी आम मानव जाति के लिए है। अब की बार इसीलिए जो इसका थीम रखा गया है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक है। हम सब उस परिवार के सदस्य हैं, एक ही परिवार के सदस्य। योग के द्वारा जहाँ मन को शांति मिलती है, वहीं हमारा स्वास्थ्य, हमारा मन, जो हमारी कार्य प्रणाली है, वो बहुत प्रभावित होती है। योग के माध्यम से हम कोई भी। तो इस वक्त की बड़ी खबर जानकारी निकल के सामने आ रही है। मणिपुर हिंसा पर बोले सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि जो कदम वहां उठा सकते हैं वो उठा रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा है कि सतपाल मलिक जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो साक्षी महाराज ने बड़ा बयान दिया है। मणिपुर हिंसा पर बोले सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि जो कदम वहां उठा सकते हैं वो उठा रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा है कि सतपाल मलिक जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो इस दौरान उन्होंने सतपाल मलिक पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सतपाल मलिक जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। मणिपुर हिंसा को वो लेकर उन्होंने कहा कि अमित शाह अन्याय नहीं होने देंगे। तो सतपाल मलिक ने मणिपुर हिंसा को लेकर कहा है कि जो कदम उठा सकते हैं वो उठा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अमित शाह को लेकर कहा कि अन्याय नहीं होने देंगे और इसके साथ ही उन्होंने सतपाल मलिक पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। सरकार जितने भी कदम उठा सकती है उठा रही है और माननीय अमित शाह जी ने कहा है कि हम मणिपुर के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। क्या लगता है किन लोगों का इसमें, किसकी गलती, किनका हाथ है और कौन लोग ये आग जला रहे हैं वहाँ पे? कुछ लोग हैं जिन्हें मोदी रास नहीं आ रहे और मोदी को हटाने के लिए वो गंदी से गंदी हरकत कर सकते हैं। उसी आज विश्व योग दिवस में है और पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है। आज देश और विदेश से लेकर हर जगह लोग योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप लोगों को भी अपने परिवार को स्वस्थ देखना चाहते हैं तो योगाभ्यास के लिए प्रेरित करें। इसी कड़ी में योग दिवस पर पीएम मोदी ने योग मंत्र दिया। योग दिवस पर पीएम मोदी ने अमेरिका से वीडियो संदेश जारी कर कहा कि योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। जो जोड़ता है वो योग है।
योग ग्लोबल स्पीड बन गया है। आज देश का मन बदला है, पूरी दुनिया ने योग को अपनाया है। योग को 180 देशों का समर्थन है। योग ने लोगों को जीवन में बदला है। योग से अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे। सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। योग दिवस के अवसर पर मैं किसी न किसी आयोजन में आप सभी के बीच उपस्थित रहता हूं। आप सबके साथ मिलकर के योग करने का आनंद भी यादगार रहता है, लेकिन इस बार विभिन्न दायित्वों की वजह से मैं अभी अमेरिका में हूं। इसलिए आप सभी से वीडियो संदेश के माध्यम से जुड़ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। साथियों, इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा इसने और विशेष बना दिया है। ओशन रिंग ऑफ योगा, इसका आइडिया योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। योग का ये प्रसार उस विचार का विस्तार है जो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है। योग के विस्तार का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार। इसलिए इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 समिट की थीम भी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रखी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।